यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनवीएस केवीएस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, फिर से एक बार आ गया हूँ आप सबके सामने वॉरियर्स ड्रिल 3 लेकर, और इसमें भी हमेशा की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की वंडरफुल ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी। और आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप हमारे ट्रिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऐप पर कम से कम हमने टारगेट रखा है 50 ट्रिक देंगे आपको, और अभी तक लगभग 20 से ऊपर ट्रिक्स दी जा चुकी हैं ट्रिक्स एंड कोड्स के अंतर्गत। तो ट्रिक्स के जरिए क्या होता है कि आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। आपको जो जैसे किस प्ले में मास्क है, किस प्ले में प्ले विद इन प्ले है, किस प्ले में प्रोलॉग है, तो किस 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 प्ले में एपीलॉग है, सारा का सारा हमने शेक्सपियर के कौन कौन से प्ले की डेट क्या है ट्रिक्स के माध्यम से कवर किया है। वॉट्सवर्थ की जो पोम्स हैं, लूसी पोम्स हैं, उनकी ट्रिक है, उनका कोड है। इसी तरह गैल्सवर्दी का कोड है, मिल्टन के सारे प्लेज का कोड है। तो कहने का मतलब आपकी पढ़ाई को वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पे अगर आते हैं, हमारे ऐप पर आते हैं, तो बहुत आसान हो जाती है। और अगर आप हमारा टीजीटी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, लिटरेचर, ग्रामर, मॉक ड्रिल, ट्राउंस ड्रिल, ट्रिक्स एंड कोड्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको मिलती हैं। तो ये आप पर है, आप ऐप के प्लेटफॉर्म पर आते हैं या नहीं आते वाकई। और मैं यूट्यूब पर तो आपको हेल्प करता ही रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है ऐप की। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज़ ए जॉयफुल सॉन्ग अबाउट डॉन एंड इट्स ब्यूटी। ये सवेरे के बारे में है, जो सुबह होती है उसके बारे में है, और उसके सौंदर्य के बारे में है। इट इन दिस अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग द यूजुअल मोटिव इज टू रिक्वेस्ट अ बिलवेड टू वेक अप। अपने प्रेमी को जगाया जाता है गीत गा के। उस तरह का ये एक गान होता है, गीत होता है, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें अनडाउटेडली ऑबर्ड हो जाएगा। ऑबर्ड एक जॉयफुल सॉन्ग होता है, सुबह गाया जाता है, और इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या प्रेमिका अपनी प्रेमी को सुबह गाना गाकर जगाती है, तो उसे ऑबर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, इंग्लैंड ऑन 23 अप्रैल 1564। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज। इस दिन को और किस नाम से जाना जाता है? सेंट थॉमस डे, सेंट जॉन्स डे, सेंट जोसेफ्स डे, सेंट जॉर्ज डे। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो आप देखिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 में जिन लोगों के जवाब डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सेंट जॉर्ज डे के नाम से भी जाना जाता है ये दिन, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्ले बाय शेक्सपियर कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। शेक्सपियर के किस प्ले में कोरस को इंट्रोड्यूस किया गया, आपको ये बताना है। पहली बार कोरस का यूज शेक्सपियर ने किस प्ले में किया? कोरस का यूज शेक्सपियर ने कई प्लेज में किया है, पहली बार किस में किया, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, रोमियो एंड जूलियट में, द टेम्पेस्ट में, हेनरी 5 में, पेरिकल्स में, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर हेनरी 5 सही आंसर होगा। पहली बार यहाँ पर इन्होंने कोरस को इंट्रोड्यूस किया था। रोम की 5 परियाँ, अब देखिए किस किस में कोरस है, यहाँ क्लियर हो गया। रोमियो एंड जूलियट में कोरस है, 5 से हो गया, हेनरी 5 में कोरस है, परियाँ मतलब पेरिकल्स में भी कोरस है। ओके, तो ये कोड हो गया, रोम की 5 परियाँ। रोम की 5 परियाँ याद रखिए, कहने का मतलब कोरस इनमें है। ओके, रोमियो एंड जूलियट में है, 5 से हेनरी 5 में है, परियाँ पेरिकल्स में है, इनमें कोरस का यूज किया है शेक्सपियर ने। आप ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। और सबसे पहले किस में किया? ये 5 वाले में, हेनरी 5 में। हेनरी 5 में सबसे पहले किया, ध्यान में रखना है आपको। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। इन विच प्ले बाय शेक्सपियर कोरस वाज इंट्रोड्यूस। देखिए, रोमियो एंड जूलियट में भी है, हेनरी 5 में भी है, पेरिकल्स में भी है, लेकिन इंट्रोड्यूस किस में किया? हेनरी 5 में किया, ध्यान में रखना है आपको। ट्रिक भी मैंने बता दी। ट्रिक क्या है? रोम की 5 परियाँ।
रोम की 5 परियां, रोम से रोमियो एंड जूलियट हो गया, 5 से हेनरी V हो गया, परियां से पेरिकल्स हो गया। ध्यान में रखिएगा इन 3 प्ले में शेक्सपियर ने कोरस का यूज किया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिक्स के जरिए ऐसी ही आपको कम से कम 50 ट्रिक हम पेड में देने वाले हैं और उन 50 ट्रिक को अवेल करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी वेयर शेक्सपियर वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस प्ले विद इन प्ले। ये फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी है जहां पर शेक्सपियर ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया प्ले विद इन प्ले को। प्ले विद इन प्ले को पहली बार शेक्सपियर ने अपनी किस रोमांटिक कॉमेडी में कहां पर इंट्रोड्यूस किया? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जिन लोगों ने यहां पर डी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। टेमिंग ऑफ द श्रू में पहली बार शेक्सपियर इंट्रोड्यूस करते हैं, किस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं? प्ले विद इन प्ले को। शेक्सपियर के कई प्ले में प्ले विद इन प्ले है और आज रात 10:30 बजे आपको वो ट्रिक मिल जाएगी ऐप पर कि किन किन प्ले में प्ले विद इन प्ले है। यहां पर हम आपको बता दें कि टेमिंग ऑफ द श्रू में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आधी रात में प्ले विद इन प्ले की बात है। हैमलेट झगड़ालू लोगों के साथ है और उससे प्यार का व्यर्थ प्रयास। ये मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ बता दिया। इसको डिकोड करना हो ऐप पर आ जाइए, हमने अच्छे से डिकोड किया हुआ है। आधी रात में प्ले विद इन प्ले की बात, हैमलेट झगड़ालू लोगों के साथ और उनसे प्यार का व्यर्थ प्रयास, इन प्ले में प्ले विद इन प्ले है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन विच प्ले शेक्सपियर यूज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो नृजातीय नस्लीय भेदभाव शेक्सपियर के किस प्ले में पहली बार दिखा, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जिन लोगों के जवाब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पहली बार इन्होंने जो नस्लीय भेदभाव है उसे दिखाया। शाइलॉक के साथ होता है। द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू राइट अ पिंडारी कोड वॉज। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इंग्लिशमैन को बताना है जिसने पिंडारी कोड लिखी। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ग्रे आ रहे होंगे, लेकिन ग्रे नहीं है, बेन जॉनसन है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। हु क्वाइंड द फ्रेज लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन नाम का फ्रेज किसने क्वाइन किया? हेमिंगवे ने, गर्ट्रूड स्टेन ने, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने, शेरवुड एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। गर्ट्रूड स्टेन ने पहली बार लॉस्ट जनरेशन नाम का टर्म यूज किया या उसे क्वाइन किया। अब ये देख लीजिए लॉस्ट जनरेशन है क्या। देखिए दोस्तों, लॉस्ट जनरेशन ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स। पहली चीज तो अमेरिकन राइटर्स का एक ग्रुप है who came of age during World War I and established their literary reputation in 1920s। वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो आए और उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की 1920s में। द टर्म इज आल्सो यूज्ड मोर जनरली टू रिफर टू द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जनरेशन। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जनरेशन के जो राइटर्स हैं उनके बारे में ये टर्म लॉस्ट जनरेशन यूज किया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल भी करते रहा कीजिए। बिल्कुल आज के डेट में इंग्लिश लिटरेचर का सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो आप प्रॉपर गाइडेंस है, कोई टीचर नहीं कहेगा आपको कि अरे आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए। मैं कहता हूँ इंटरनेट का मैक्सिमम यूज़ कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, सही बुक्स रखिए। बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल। कोई टीचर अगर आपसे कहता है नहीं बुक्स नहीं, सिर्फ मेरी नोट्स पढ़िए, नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे द्वारा रिकमेंडेड अगर बुक्स जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप तैयारी करते हैं, आपकी सफलता बिल्कुल 100% निश्चित होगी, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल इस बात की मैं बेट लगा सकता हूं, जैसे मैं कहता हूं वैसे आप पढ़ाई करके दिखा दीजिए, मैं आपको सफल बना दूंगा। The poets of the early 16th century such as Sir Thomas Wyatt, Henry Howard, Sir Walter Raleigh, Sir Philip Sidney, Mary Sidney, Michael Drayton and Sir John Davies have in the recent time been called dash poets। इनको किस तरह का पोएट कहा गया? रिफॉर्मेशन पोएट कहा गया इन लोगों को, प्री शेक्सपियरियन पोएट कहा गया, गोल्डन पोएट कहा गया, सिल्वर पोएट कहा गया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इन लोगों को क्या कहा गया? सिल्वर पोएट कहा गया। ध्यान में रखिएगा, इन लोगों को क्या कहा गया? सिल्वर पोएट।
अब देखिए सिल्वर पोएट क्या थे, ये देख लीजिए। द सिल्वर पोएट्स लिव्ड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। पहली चीज़ 16th सेंचुरी में रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में सिल्वर पोएट्स का दबदबा था। एमंग देयर स्टोरीज रैंक्स वो सर थॉमस व्याट, सर फिलिप सिडनी, हेनरी हावर्ड, द अर्ल ऑफ सरे जिन्हें कहा जाता है, सर वाल्टर राले, जॉन डेविस, माइकल ड्रेटन, मैरी सिडनी, ओके, हर्बर्ट, द काउंटेस ऑफ प्रेमब्रोक, ये सारे लोग थे। ये क्या कहलाते थे? सिल्वर पोएट्स कहलाते थे, ध्यान में रखिएगा। द थीम ऑफ सिल्वर पोएट्स मोस्ट ऑफन टुक टू देयर पेन्स वॉज लव। प्यार इनकी मुख्य विषय वस्तु थी जिस पर ये लिखते थे। देयर ऑफरिंग्स ऑन द सब्जेक्ट केम इन मेनी पोएटिक फॉर्म from the beginning of the English Renaissance till the end of the Elizabethan age. In this regard, it broke with previous approaches and re-identified this complex emotion in new ways. कहने का मतलब प्रेम पर इन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सरेज ट्रांसलेशन ऑफ। जो सरे ने अपने किसके ट्रांसलेशन में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है आपको। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एनीड बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हु हैज़ बीन कॉल्ड द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। किसे सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल कहा गया? जॉन डन को, जॉर्ज हर्बर्ट को, हेनरी वॉगन को या अब्राहम काउले को? सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई वुड से। यहां पर जॉर्ज हर्बर्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल वॉज अ डिवाउट एंग्लिकन क्लर्जीमैन हु बिलीव दैट अ पोएट शुड सिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। इनका मानना था कि जो एक कवि है उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की महिमा में भी गीत लिखे, गीत गाए। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल कहा गया इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जॉन क्लीवलैंड वॉज अ डैश पोएट। मूवमेंट पोएट थे, जॉर्जियन पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है। तो मैं आपको बता दूं जॉन क्लीवलैंड वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। डाउट में मत रहिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन क्लीवलैंड मेटाफिजिकल पोएट थे, ध्यान में रखिएगा। A foot consisting of one stressed syllable followed by an unstressed syllable is called। आपको बताना है एक फुट जिसमें एक स्ट्रेस सिलेबल है और उसके बाद एक अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, उसे क्या कहेंगे? स्पॉन्डी कहेंगे, ट्रॉकी कहेंगे, आयम्बिक कहेंगे, टर्जा राइमा कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। तो वो क्या कहलाएगा? ट्रॉकी। ध्यान में रखिएगा, इस पे भी ट्रिक दी गई है। ट्रिक के जरिए कभी नहीं भूलेगा। ट्रॉकी, पिरिक, स्पॉन्डी, ओके, एनापीस्ट, डेक्टाइल, सारी चीज़ों पर ट्रिक है। और ट्रिक्स एंड कोर्स अलग से ऐप पर अलग फोल्डर ही है, उसका अलग से भी अवेलेबल। या तो आप TGT कंप्लीट कोर्स लेंगे तो वहां भी आपको ट्रिक्स एंड कोर्स मिलेगी, क्योंकि उसका नाम ही कंप्लीट कोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैंपस नॉवेल। इनमें से बताना है कि कैंपस नॉवेल का उदाहरण कौन सा है। तो ये लकी जिम जो है कैंपस नॉवेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे। जो कैंपस नॉवेल है आल्सो नोन एज एकेडमिक नॉवेल भी कहा जाता है इसे, ओके। ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अराउंड इसकी सेटिंग होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्की राइटिंग वॉज डेवलप्ड बाय। जो आर्की राइटिंग का कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा डेवलप किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 जैक्स डेरिडा, पॉल डीबैन, माइकल फाउकॉल्ट, स्टैनली फिश। किसके द्वारा ये आर्की राइटिंग या आर्क राइटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है डेवलप किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, जैक्स डेरिडा द्वारा डेवलप किया गया। सिर्फ आप इतना जानिए। ये आर्की राइटिंग होता क्या है? Archy writing is a term used by French philosopher Jacques Derrida in his attempt to reorient the relationship between speech and writing। जो स्पीच है और जो राइटिंग है उसके संबंधों के बारे में बताता है आर्कीटाइप ये टर्म जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the given options is the correct indirect form of speech of the following sentence? Wish you a happy journey, Neeta said to me।
इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है आपको। बताइए कौन सा सही होगा। चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बी जवाब जिनके मन में आ रहा है वो बिल्कुल सबके सब सही हैं। नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश आर यू गोइंग टू द मार्केट। इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। आप बताइए, विकल्पों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए विकल्पों को देख के। ए बी सी ऑप्शन ही दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए 3 में से ही आप बता दीजिए, 3 में से ही एक है। तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आपको बता दूं, रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ये आपका आंसर होगा ए। ध्यान से देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको अवेल करनी है, ऐप पर आइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। फ्रेंजी का सिनोनिम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन फ्रेंजी का सिनोनिम नहीं है। बताइए। इसको नॉट आप हटा दीजिए यहां पर, मैं इसको पीडीएफ में सुधार दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी, ऐसे आप इसका जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी, तो सबसे नज़दीकी विकल्प रेज हो जाएगा। नॉट को आप हटा दीजिए यहाँ पर, ये बाय मिस्टेक आया है। सबसे नज़दीकी वर्ड यहाँ पर रेज हो जाएगा। ओके, बाकी एक्साइटमेंट भी नज़दीक है, एंथुजियाज्म भी नज़दीक है, लेकिन सबसे नज़दीकी रेज हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी ऐसे करिए तो यहाँ रेज हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। फ्रेंजी क्या होता है? फ्रेंजी ऑफ समथिंग स्टेट ऑफ ग्रेट एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट इज ऑफन वायलेंट और फ्राइटनिंग एंड नॉट अंडर कंट्रोल। कोई आपका जो इमोशन है, जो संवेग है, जो कंट्रोल में नहीं है, कई बार हिंसात्मक भी हो जाता है, उस भाव को, उस संवेग को क्या कहते हैं? फ्रेंजी कहते हैं। इन अ फ्रेंजी एक्टिविटी, इन अ फ्रेंजी एक्साइटमेंट, इन अ फ्रेंजी ऑफ वायलेंस ऐसे यूज होता है। द स्पीकर वर्क द क्राउड अप इनटू अ फ्रेंजी। जो स्पीकर ने क्राउड को इतना वर्कअप कर दिया, गुस्से में कर दिया कि क्राउड अनकंट्रोल्ड हो गई, हिंसक हो गई। और यूज देखिए, एन आउटब्रेक ऑफ पैट्रियाटिक फ्रेंजी। किसी चीज़ जैसे पैट्रियाटिक देश, जो देशभक्ति की भावना है, जब वायलेंट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? पैट्रियाटिक फ्रेंजी कहेंगे। अ किलिंग फ्रेंजी, कोई आदमी मारने पर बिल्कुल उतारू हो जाए, इतना वायलेंट हो जाए, किलिंग फ्रेंजी हो गया। शी स्टोर द लेटर ओपन इन अ फ्रेंजी। उसने क्या किया कि पत्र को फाड़ दिया, बहुत जल्दी से फाड़ कर ओपन किया। मतलब एक तरीके से नहीं खोला, एक तरीके से पत्र को खोला जाता है, फाड़ कर ओपन किया। इन अ फ्रेंजी, इन अ फ्रेंजी मतलब इन एन एक्साइटमेंट, इन अ लिटिल बिट वायलेंट मैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देयर अनकूथ लाफ्टर साउंडेड लाउड इन द रूम। अगर किसी का लाफ्टर अनकूथ है तो अनकूथ का क्या मतलब होगा यहाँ पे बताइए, सिनोनिम बताइए। तो अनकूथ का क्या सिनोनिम हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा। सिविलाइज तो होगा नहीं, कोर्स हो जाएगा। ओके, मतलब बहुत भद्दा। अनकूथ लाफ्टर मतलब जैसे होता नहीं कि 4 पुरुष बैठ जाएं या 4 महिलाएं बैठ जाएं और आपस में बिल्कुल एक सूर्पणखा टाइप के या रावण टाइप के ठहाके लगाएं, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनकूथ लाफ्टर हो जाएगा। और अनकूथ लाफ्टर जो होता है वो किसी को पसंद नहीं आता। हंसने का भी ढंग होता है, लेकिन अनकूथ लाफ्टर वो अट्टहास हो जाएगा, जिसे कहते हैं हिंदी में। Choose the option that is synonym of the underlined word in the given sentence. The tantalizing aroma of the fresh coffee wafted towards them. Tantalizing का मतलब क्या हुआ? जो tantalizing aroma है, जो सुगंध है बिल्कुल ताज़ी कॉफ़ी की, wafted towards them, उसकी तरफ बिल्कुल वो अरोमा, वो महक आई कॉफ़ी की, बिल्कुल फ्रेश कॉफ़ी की महक। tantalizing का यहाँ पर क्या अर्थ होगा आपको बताना है। repugnant, sordid,
बिगाइलिंग, डिस्पिकेबल, क्या हो जाएगा? देखिए, टेंटलाइजिंग चीज़ वो होती है जैसे किसी को कोई चीज़ आप अच्छी चीज़ दिखाइए, ललचाइए लेकिन दीजिए नहीं, वो टेंटलाइजिंग हो गया। कहने का मतलब आप किसी को कोई चीज़ दिखा रहे हैं, सुंदर चीज़, उसे दे नहीं रहे हैं, या उसके पहुंच से बाहर की चीज़ है, तो वो टेंटलाइजिंग हो गई। मान लीजिए किसी ने सोने का हार देखा किसी दुकान पे, ले नहीं सकता लेकिन उसे वो हार टेंटलाइज कर रहा है, वो हार लेने के लिए उत्सुक, ले नहीं पा रहा है लेकिन वो हार उसे ललचा रहा है कि नहीं, काश ये हार मेरे पास होता। तो ये हो गया टेंटलाइज करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में टेंटलाइज का सिनोनिम क्या होगा ये पूछा गया है। तो सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर बिगाइलिंग हो जाएगा। ओके, बिगाइल। अब देख लेते हैं दोनों का अर्थ क्या होता है। टेंटलाइज, टॉर्मेंट और टीज विद द साइट ऑफ प्रॉमिस, विद द साइट और प्रॉमिस ऑफ समथिंग दैट इज अनऑब्टेनेबल। कोई चीज़ आप जब चिढ़ें किसी चीज़ से, जो चीज़ आपको दिख तो रही है लेकिन आपकी प्राप्ति से बाहर की है, तो वो टेंटलाइज करना होता है। सच एम्बिशियस क्वेश्चन हैव लॉन्ग टेंटलाइज द वर्ल्ड्स बेस्ट थिंकर्स। ये जो महत्वाकांक्षी प्रश्न है उसने थिंकर्स को लंबे समय से टेंटलाइज करके रखा है, मतलब उसका आंसर तो वो जानना चाहते हैं लेकिन अभी जान नहीं पाए हैं। बिगाइल का क्या अर्थ होता है? चार्म और एन्चैंट समवन ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे। वही अर्थ लगभग बिगाइल का भी होगा, किसी को आकर्षित करना डिसेप्टिव वे में। कहने का मतलब आकर्षित तो हो रहा है लेकिन जिस चीज़ के प्रति वो आकर्षित हो रहा है वो चीज़ उससे पहुंच के बाहर की है, तो वो बिगाइल किया जा रहा है उसे। ही बिगाइल्ड द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स। उसने अपने सुंदर लुक से वोटर्स को बिगाइल कर दिया। कहने का मतलब वोटर्स उसकी बात में आ गए उसके गुड लुक को देखकर। द मीनिंग ऑफ टू मिन्स मैटर्स इज, ये एक ईडियम है, टू मिन्स मैटर्स, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। टू ग्लॉस ओवर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ग्लॉस ओवर। आइए देख लेते हैं टू मिन्स मैटर का अर्थ क्या होता है, ग्लॉस ओवर का अर्थ क्या होता है। टू मिन्स मैटर, मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज टू बी पोलाइट और अवॉइड गिविंग ऑफेंस। मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, अपनी भाषा को रिस्ट्रेन करना, रोकना। कहने का मतलब इस चीज़ का प्रयास करना कि आप असभ्य न साबित हों, एक पोलाइट जवाब देना किसी को, अपने संवेगों को, अपने इमोशंस को रोक के किसी को पोलाइट जवाब देना ताकि उसको बुरा ना लगे। तो ये होता है टू मिन्स मैटर्स। ग्लॉस ओवर का मतलब क्या होता है? ट्राई टू कंसील और डिस्गाइज समथिंग अनफेवरेबल बाय ट्रीटिंग इट ब्रीफली और रिप्रेजेंटिंग इट मिसलीडिंगली। ग्लॉस ओवर का भी मतलब यही होता है कि आप अपनी मूलभूत जो भावना है उसको छुपा के, डिस्गाइज करके आप उसको बहुत ही अच्छे से डील कर रहे हैं, अपनी भावना को छुपा रहे हैं ताकि आप इम्पोलाइट साबित ना हो जाएं। ट्राई टू कंसील और डिस्गाइज समथिंग अनफेवरेबल, जो अनफेवरेबल है उसको छुपाना या डिस्गाइज करना बाय ट्रीटिंग इट ब्रीफली और रिप्रेजेंटिंग इट मिसलीडिंगली। तो ग्लॉस ओवर का भी लगभग अर्थ वही हुआ जो टू मिन्स मैटर्स का अर्थ होता है। दोनों में क्या होता है कि आप अपनी संवेगों को छुपा के अच्छा बनने, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की या अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स कम टू द वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लुक, आई विल पे यू बैक, वुड यू प्लीज कॉल मी? लुक, आई विल पे यू बैक, would you please call the hunters off, call the tigers off, call the dogs off, none of the above। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। तो यहाँ कॉल द डॉग्स ऑफ आपका जवाब होगा। सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। कॉल द डॉग्स ऑफ का अर्थ यहाँ पर देख लीजिए। इफ समवन कॉल्स ऑफ देयर डॉग्स दे स्टॉप अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन। अगर इफ यू कॉल योर डॉग्स ऑफ, इट मीन्स आप किसी पर आक्रमण करना या किसी की आलोचना करना बंद करना। किसी पर आक्रमण या आलोचना करना बंद करना, इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉल द डॉग्स ऑफ। ये ध्यान में रखिएगा आप, यही चीज़ है, ये देख लीजिए। लुक, आई विल पे यू बैक, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा तुम्हारे पैसे। वुड यू प्लीज कॉल द डॉग्स ऑफ, कि क्या तुम मेरी आलोचना करना बंद करोगे? तो दोस्तों ये 21 क्वेश्चन थे आज के लिए वॉरियर्स ड्रिल 3 में। आप इसको देखिएगा, बार बार दोहरा लीजिएगा और
ट्रिक्स एंड कोड्स के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए बिल्कुल ऐप पर आएँ, आपका स्वागत है। बहुत ही मिनिमल अमाउंट में हमारे यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।